हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा टॉपिक था समायोजन की प्रौढ़ अवस्था में कौन कौन से समायोजन एक प्रौढ़ को करने पड़ते हैं। अभी हमने इससे पहले बात की थी लिंग भूमिका से समायोजन, वैवाहिक जीवन से समायोजन। अब बात करते हैं अभिभावक तत्व से समायोजन। देखिए, अभिभावक तत्व शब्द से क्या अर्थ होता है? मातृत्व या पितृत्व की जिम्मेदारी, यानी कि माता और पिता बनना। मातृत्व या पितृत्व का अर्थ मात्र संतान को जन्म देना ही नहीं है कि केवल संतान को जन्म दे दिया और मातृत्व और पितृत्व की जिम्मेदारी पूरी हो गई, बल्कि अपने संतान की, अपने बच्चों की अच्छे से देखरेख करना, उनका लालन पालन करना, ये अभिभावक तत्व माना जाता है। एक ऐसी अवस्था होती है जब स्त्री पुरुष जीवन में अभिभावक बनकर अपने वंश के उत्तराधिकारी से जुड़कर अपने वंश के उसका लालन पालन करते हैं और परिवार के सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो अभिभावक तत्व से अर्थ होता है मातृत्व और पितृत्व की जिम्मेदारी। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि भारतवर्ष में जो मातृत्व को एक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, यानी कि एक स्त्री के लिए माँ बनना गौरव की बात मानी जाती है। कभी कभी तो पुराने समय में ऐसा भी होता था कि जो विवाहित स्त्रियाँ होती थी, जो संतान नहीं होती थी जिनके, उनको बांझ कहा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो वर्तमान युग में इस दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक नकरा दिया गया है, संकुचित हो गया है अब, कि इसमें परिवर्तन आ चुके हैं लोगों की सोच में कि जो पहले स्त्रियों को जो माँ नहीं बन पाती थी उनको बांझ कहकर उनको कोसा जाता था, उनको कहा जाता था, ताने मारे जाते थे। लेकिन जो ये अब दृष्टिकोण है ये धीरे धीरे चेंज हो गया है। परंतु ये तथ्य अब भी सत्य है कि माँ बनना एक नारी के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात भी होती है और साथ ही एक स्त्री के लिए माँ बनना उसकी एक आकांक्षा भी होती है। तो अभिभावक तत्व की शुरुआत बच्चों के जन्म से पूर्व से ही हो जाती है। जब माँ गर्भवती होती है तो संतान को जन्म देने के बाद माता पिता अपनी रुचि एवं प्रसन्नता से ज़्यादा अभिभावक तत्व की जिम्मेदारी में रुचि लेने लगते हैं। यानी कि जब माता पिता बनने के बाद एक स्त्री पुरुष सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो समझते हैं वो अपने बच्चे के लिए समझते हैं और उसके लालन पालन में, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो सबसे अधिक रुचि लेते हैं। अभिभावक तत्व की भावना विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि विभिन्न अध्ययन किए गए तो उसमें पता चला कि जो मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं वो काफ़ी हद तक अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। यानी कि एक तरह से उनको समय देते हैं, उनसे पूछते हैं उन्हें क्या समस्या है, जो कोशिश करते हैं उनकी समस्याओं को दूर करने की। जिससे क्या होता है कि स्त्री पुरुषों और जिससे क्या होता है माता पिता और बच्चों के बीच के जो संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं। अब देखा जाए तो जो हाई फैमिली के लोग होते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आजकल धन कमाने की होड़ में इतना अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं कि उन पे ध्यान नहीं देते, उनकी ज़रूरतों पे ध्यान नहीं देते, उनकी आवश्यकताएं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे पूछें उनको क्या आवश्यकता है, तो क्या होगा कि उनके बीच के संबंध जो होंगे वो अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे और यहीं फिर वो समायोजन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर इस तरह की स्थिति नहीं है तो फिर कुसमायोजन होगा। साथ ही कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो धनी लोग होते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, डे केयर सेंटर में भेज देते हैं। आजकल तो ये भी फैशन हो रहा है कि आजकल बच्चा 2 साल का हुआ और उसको किसी भी स्कूल में, नर्सरी स्कूल में, प्ले स्कूल में भेज देते हैं कि बच्चा वहाँ अपना 3-4 घंटे स्पेंड करेगा और माँ फ्री हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आजकल गलत हैं। प्ले स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए, जैसे कि नर्सरी स्कूल के अंतर्गत बच्चों को बहुत सारी चीज़ें खेल खेल के माध्यम से सिखाई जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चों से छुटकारा पाने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए उनको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, डे केयर सेंटर भेज दिया जाए। काफ़ी हद तक ये प्रयास किया जाए कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उनको समय दिया जाए और उनकी मांग और आवश्यकता अनुसार उनको शिक्षा, निर्देशन और उनके साथ समय व्यतीत कर उनका लालन पालन करते रहें। अविवाहित जीवन से समायोजन। नेक्स्ट बात करते हैं
कि अविवाहित जीवन से समायोजन। देखिए, विवाहित जीवन से समायोजन स्त्री पुरुष दोनों के परिपक्व हो जाने पर जो है विवाह की आकांक्षा रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं परिवार में कि जो है स्त्री या पुरुष का विवाह नहीं हो पाता, चाहे वो परिस्थितियां कुछ भी रही हों। तो वो होता है कि नव प्रौढ़ के लिए अविवाहित जीवन से समायोजन। क्योंकि देखिए, समायोजन की स्थिति क्यों उत्पन्न होगी? क्योंकि जो प्रौढ़ अवस्था है वो जीवन की सबसे लंबी अवधि है। कब तक की मानी जाती है? 21 ईयर्स टू 60 ईयर्स। अब देखिए, 21 से लेकर 60 साल तक जो ये लंबी अवधि है, इसमें नव प्रौढ़ को प्रौढ़ जो होते हैं उनको अविवाहित जीवन की समस्या भी झेलनी पड़ती है। क्योंकि जो ये अवधि होती है तो 60 साल की वर्ष पर जाकर समाप्त होती है, उसके बाद देन ओल्ड एज प्रारंभ हो जाती है। तो क्या होता है कि को परिस्थितियाँ चाहे परिवार की कुछ भी रही हो, उसमें दोनों व्यक्ति को उसके एक पाने की इच्छा तथा व्यवहार पारिवारिक जीवन से प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा की इच्छा अपूर्ण रह जाती है। अनेक समुदाय में तो अविवाहित स्त्री या पुरुषों के लिए कोई स्थान ही नहीं होता है। केवल क्या माना जाता है कि घर में अगर कोई भी जो युवती या युवक है, ऐसा माना जाता है कि वो केवल ये काम करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, इधर उधर का काम करने के लिए, यानी कि उनको कोई जो परिवार में समाज में दर्जा नहीं मिलता। और ये फैक्ट है कि जो अविवाहित युवक और युवती होते हैं उनको समाज और परिवार में एक अलग ही दृष्टिकोण से उनको देखा जाता है, ठीक है ना। उनके लिए जो नज़रिया होता है, जो सोच होती है, वो समाज के परिवार की एक अलग ही विकसित हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है विवाह विच्छेद एवं पुनर्विवाह की समस्या। देखिए, विवाह विच्छेद एवं पुनर्विवाह की समस्या ये भी एक बहुत ही कॉमन समस्या है आज के युग में कि पति पत्नी का जब विवाह के पश्चात आपस में समायोजन नहीं हो पाता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो क्या होता है, विवाह विच्छेद की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि अलगाव की स्थिति आ जाती है। तो इसका परिणाम जैसे कि आजकल सुनने में आ रहा है कि कितना देखा जाता है कि 4-5 महीने विवाह के हुए फिर उनके बाद में एडजस्टमेंट नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हैं, या पहले वो किसी और को पसंद करती थी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शादी के बाद क्या होती है, विवाह विच्छेद की स्थिति पैदा कर देती हैं। विवाह विच्छेद से तात्पर्य विवाह रूपी बंधन से कानूनी रूप से मुक्ति होती है, यानी कि जिसे हम डिवोर्स भी बोलते हैं। समाज में विवाह विच्छेद की एक आम घटना मानी जाती है। आपस में तालमेल न होने पर साथ रहना पसंद ना करना व तलाक द्वारा स्वयं को उनसे एक दूसरे से मुक्त कर लेना। लेकिन जो भारतीय परिवारों में पति पत्नी में किसी कारणवश कोई अच्छा सामंजस्य नहीं विकसित हो पाता, तो वे साथ रहने की बजाय अलग अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ विवाह समझौता न होकर एक पवित्र धार्मिक बंधन है। तो इसलिए आजकल भारतीय परिवार में देखने को मिलता है कि पति पत्नी में अगर किसी कारणवश कोई अच्छा सामंजस्य नहीं विकसित हुआ, तो वे साथ रहने की बजाय अलग अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स, वित्तीय समायोजन, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। देखिए, वित्तीय समायोजन आज के युग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक वित्तीय समायोजन परिवार में नहीं होगा तो किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर गृह प्रबंध नहीं किया जा सकता। अब वित्तीय समायोजन एक महत्वपूर्ण समायोजन माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो वित्तीय समायोजन के लिए क्या मेन ज़रूरत है कि जो परिवार की जो मुखिया है या जो परिवार को संभाल रहा है, जो खर्चा वहन कर रहा है या जिसकी जिम्मेदारी है, वो एक पारिवारिक आय जो सभी सदस्यों की है उसी का अच्छे से ब्यौरा बनाकर, आय व्यय का पूरा ब्यौरा बनाकर खर्च करें, ताकि इन फ्यूचर भविष्य के लिए भी कोई इतनी बचत की जा सके कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आराम से उसको झेला जा सके। तो अब बात करते हैं वित्तीय समायोजन में। देखिए, अब अलग अलग इसके तो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि आजकल जो परिवार में कोई भी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है फाइनेंशियल इसको लेकर, तो इसमें क्या होता है कि परिवार की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करना, आवश्यकताओं को पूरा ना करने पर भी कभी कभी वित्तीय समायोजन की समस्या आ जाती है। यानी कि देखा जाए तो वित्तीय समायोजन
कि जो ये एक समस्या है प्रौढ़ अवस्था में कि अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करना, साथ ही सेविंग भी करना, भविष्य के लिए कुछ बचाना भी, तो ये भी आवश्यक है कि सबसे पहले तो कि सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, जो सारे मद हैं उन पर खर्च कर कुछ भविष्य के लिए भी बचाना, तो ये भी एक समायोजन करना ही होता है। साथ ही आजकल क्या देखा जाता है कि अगर पत्नी जो है विवाह के बाद कार्य करती है और पहले बच्चे को जन्म देने के बाद उसे कार्य बंद करना पड़ता है, तो भी ऐसे में वित्तीय समायोजन में दिक्कत आती है, क्योंकि पहले वो अर्निंग कर रही थी, लेकिन कि जब प्रेगनेंसी के दौरान उसको वो अपने कार्य बंद करना पड़ा, तो इससे क्या होगा कि आय में कमी आएगी, और आय में कमी होने से क्या होगा कि ओबियसली खर्चा जो है वो बढ़ेगा, व्यय ज़्यादा होगा, तो दंपत्ति की परिस्थिति उनके वैवाहिक समायोजन को इसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े रहेंगे, मतभेद होंगे, ठीक है ना। साथ ही जो काम घरेलू और कामकाज के लिए जो नौकर रखे जाते थे वो भी बंद हो गए, तो इससे क्या होगा कि इससे जो होगा परिवार में बहुत सारी कठिनाई आ जाएंगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जहाँ समायोजन की जगह सुसमायोजन की जगह कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में पत्नी को अधिक कार्य करना पड़ता है। जब नौकरों को हटा दिया जाएगा तो पत्नी जो है पति से घर चलाने में उसकी सहायता की अपेक्षा करती है, यानी कि वो चाहती है कि वो थोड़े से काम उसके घर के उसका हस्बैंड भी उसका हाथ बटाए। और ऐसे में क्या होता है कि जब वो इग्नोर करता है या वो नहीं करा पाता, तो उसमें आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इससे क्या होता है वैवाहिक समायोजन बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो वित्तीय समायोजन भी एक महत्वपूर्ण समस्या मानी जाती है अच्छे वैवाहिक समायोजन को बनाए रखने के लिए, और साथ ही दंपत्ति की जो वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जो सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की सफलता को दर्शाने के लिए भौतिक साधन उनके पास होते हैं। लेकिन आजकल प्रतिस्पर्धा और दिखावे का ज़माना होता है। व्यक्ति की पहचान अपनी यानी कि अपना समाज में एक स्टेटस बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने शानो शौकत है, तो उसमें क्या होता है कि वहीं जो लोग सम्मानीय होते हैं, जिनके पास भौतिक विलासिता की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, तो वो ऐसे में क्या होता है कि उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाता है। मान लीजिए परिवार। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट।